हिंदी साहित्य का रिवीजन कर रहे हैं हम और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के सभी महत्वपूर्ण कथनों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप को खुद पता चलेगा कि हमसे यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हैं जो अब अभी तक पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो टीजीटी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? और इससे पहले हम बच्चन जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, शुक्ल जी, इनको सभी को पढ़ चुके हैं और आज हमारा ये डॉक्टर रामविलास शर्मा से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को वैसे मैं इनकी थ्योरी कंप्लीट आपको पढ़ा चुकी हूँ और वो थ्योरी आप जानते हैं जो हमने कंटेंट पढ़ाया था, जो वन लाइनर क्लासेस हमने करवाया है, उन सब में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा इनके केवल और केवल कथनों को, ठीक है? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। 1934 में इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा था, जो रामविलास शर्मा का पहला आलोचनात्मक लेख था और ये आलेख इनका चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वही चाँद पत्रिका जो 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी और जिसकी संपादक थी महादेवी वर्मा। ठीक है? आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए, जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए हैं, जो भाषा, साहित्य और समाज का सभी का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रख लेना है। आगे अगला इनका कथन मिलता है छायावाद के बारे में। आप जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र को हमने कल पढ़ा था और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है? ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन हमें मिलता है, लेकिन इसके विपरीत रामविलास शर्मा जी का कथन मिलता है और क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन होती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है? छायावाद स्थूल के प्रति अब सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसीलिए उनके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई थी। ठीक है? तो ये कथन आपको याद रखना है, छायावाद के विषय में है। अगला कथन है यहाँ पर नागा अर्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी किस्से हैं, सचेत रूप से हैं, उतने ही अचेत रूप में भी हैं। ये नागार्जुन के बारे में कथन मिलता है। आगे है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। ठीक है? तो ये प्रयोगवादी कविता को लेकर के क्या कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा और ये सब भगनासा में से एक नए पथ की अन्वेषण की व्याकुल भावना है, जो दिखती है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। आगे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कथा इन्होंने किसको बताया है? तो ये अंधेरे में, जो कि मुक्तिबोध की कविता है, उसके बारे में कहा है। आगे ये मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। ठीक है? मुक्तिबोध को मतलब इनका ये कहना है अंधेरे में जो कविता है उसका जो नायक है ना? वो नायक किससे मिलता है और किसके समान है? तो मुक्तिबोध के समान है, ये रामविलास शर्मा जी का कहना है। आगे है मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, 2 बार रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। ठीक है? तो ये मुक्तिबोध के बारे में कहा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है? अगला है शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। ठीक है? शमशेर का काव्य को क्या कहते हैं? रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य इनका मिलता है। आगे अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, इससे पहले हम बच्चन जी को, शुक्ल जी को, नगेंद्र जी को, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ चुके हैं। अगर आपको अच्छी लगी क्लास, उनको भी जरूर पढ़ लेना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो भई सब्सक्राइब भी कर लेना और आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना पीडीएफ के लिए, ठीक है? कला की विषय वस्तु ना वेदांतियों का भ्रम है और ना हेगेल का निरपेक्ष विचार है, बल्कि
मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। ये आस्था और सौंदर्य नामक जो इनकी पुस्तक है वहां से ये पंक्ति ली गई है। आगे है, साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील होते हैं। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। ये किस किताब से लिया गया है? तो ये स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य से लिया गया है, ठीक है? ये इनके अलग-अलग पुस्तक हैं और ये सारी पुस्तकें हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपको याद होगी। आगे है, साहित्य का शिल्प उसके विभिन्न रूप सामाजिक विकास से ही संभव हुए हैं। साहित्य का शिल्प उसके विभिन्न जो रूप हैं, वो किससे संभव हुए हैं? तो सामाजिक विकास से। जनता तक साहित्य पहुँचाने के साधनों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका प्रभाव उनके रूपों पर भी पड़ा है। आगे कहते हैं, आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। ठीक है, विषय वस्तु की विवेचना करना नहीं चाहते हैं, उससे बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा की चर्चा करना ही काफी है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है, तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई? कारण ये है कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषय विषय वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य की विषय वस्तु उसकी भाव विचार संपदा को नकारने के लिए है। वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक विवेचन करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो इनकी पुस्तक है, वहां से ये पंक्ति ली गई है। आगे, इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है, इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है, बाह्य जगत में उसकी वस्तुगत सत्ता है। इंद्रिय सौंदर्य की परख का साधन है, उसका कारण नहीं है। जो इंद्रिय है हमारी, वो सौंदर्य की परख का साधन है, बल्कि उसका कारण नहीं है। आगे कहते हैं, शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है, इसलिए कि उसका आधार वस्तुवादी है। ठीक है, शुक्ल जी की आलोचना को क्या कहते हैं रामविलास जी? गंभीर बताते हैं, कहते हैं कि इसलिए गंभीर है क्योंकि उसका जो आधार है वो भाषा नहीं है बल्कि वस्तु है ना? विषय वस्तु है। शुक्ल जी का गंभीरता का दूसरा कारण उनकी तर्क और चिंतन पद्धति भी है। इस पद्धति को हम द्वंद्व नाम अगर दें तो अनुचित नहीं होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की पद्धति को अगर हम तर्क और चिंतन पद्धति को हम अगर द्वंद्व नाम दें तो अनुचित नहीं होगा। विरोधी ना लगने वाली वस्तुओं का सामंजस्य पहचानना, उन्हें गतिशील और विकासमान देखना, संसार के विभिन्न भौतिक और मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन करना इस पद्धति की विशेषताएं हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, उससे ये पंक्ति ली गई है। आगे, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो क्या है? हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। आगे कहते हैं, भारतेंदु युग की जिंदा दिली, उसके व्यंग्य और हास्य, उसके सरल सरस गद्य और लोक संस्कृति से उसकी निकटता से सभी परिचित हैं। ये उसकी जातीय विशेषताएं हैं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी साहित्य एक ही वस्तु नहीं है। भारतेंदु युग के साहित्य ने न केवल अंग्रेजी साहित्य से वरन बंगला साहित्य से भी प्रेरणा पाई है, लेकिन उनके साहित्य की जो जड़ें हैं वो इसी धरती में हैं और ऊपर बताई हुई उसकी जातीय विशेषताएं उसकी अपनी और मौलिक हैं। ठीक है, भारतेंदु युग की अपनी हैं ये जातीय विशेषताएं। और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा जो पुस्तक लिखी थी, वहां से एक कथन लिया गया है। आगे कहते हैं, साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई है, ये रीति विरोधी क्रांति जो शुरू हुई है उसका पहला चरण द्विवेदी युगीन है और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में मिलता है। ये तीनों युग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। ठीक है, द्विवेदी युग की जो भूमिका है वो आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक से लिया गया है। आगे, प्रेमचंद की आवाज उस समय उठी जब पहले महायुद्ध में मानव ध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी, है ना? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो प्रेमचंद की आवाज उस समय उठी थी
जब महायुद्ध की मानव ध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी, आज भी जब विश्व पर तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, उस स्वाधीनता संग्राम के सैनिक की वाणी विश्व शांति की रक्षा के लिए जनता का आह्वान करती है। प्रेमचंद की आवाज भारत की अजय जनता की आवाज है। इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। कि ये प्रेमचंद और उनका युग नामक जो पुस्तक है वहां से ही पंक्ति ली गई है। आगे निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत है उनका भावबोध। ठीक है, निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत क्या है? उनका भावबोध है। यह भावबोध उनकी विचारधारा से संबंध है। आप जानते हैं इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से भी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो वहीं से पंक्ति ली गई है। निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत क्या है? उनका भावबोध है। ये भावबोध उनकी विचारधारा से संबंध है, किंतु उसका प्रतिबिंब नहीं है। निराला स्वाधीनता प्रेम उनके साहित्य में अप्रत्याशित नए नए रूपों में व्यक्त होता है। उनकी आस्था के प्रतीक अनेक हैं, उनका अधिष्ठान एक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रख लेना। आगे मुक्तिबोध रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन में पड़े थे। कि मुक्तिबोध जो थे वो रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन में पड़े थे। शमशेर में लेकिन ऐसी कोई उलझन नहीं दिखाई देती है। आगे कहते हैं मुक्तिबोध मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होकर अंतर मन की गुफा में ज्ञान के मणि और रत्न ढूंढते थे और फिर इस आत्म प्रवंचना पर झुंझलाते थे। ठीक है, मुक्तिबोध क्या है? मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होकर अंतर मन की गुफा में ज्ञान ढूंढा करते थे, ज्ञान के मणि और रत्न ढूंढते थे और फिर इस आत्म प्रवंचना पर झुंझलाते थे। शमशेर सजीले जिस्म के गुनगुनाने पर ऐसा रीझते हैं कि अंधेरे कुएं या बावरी में उतरने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। किंतु शमशेर उतने आत्ममुग्ध नहीं जितने की मुक्तिबोध थे। तो शमशेर और मुक्तिबोध के बारे में यहाँ पर जो तुलनात्मक कथन इन्होंने कहा है याद रखना। आगे शमशेर नई कविता के उन तमाम लेखकों से अलग हैं जो अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। ठीक है, शमशेर क्या है? नई कविता के उन तमाम लेखकों से अलग हैं जो अस्तित्ववाद से प्रभावित है। उनका आत्म संघर्ष है उत्तर छायावादी काव्यबोध को लेकर। ये नई कविता और अस्तित्ववाद नामक जो रचना है वहां से लिया गया है। आगे शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल है। ठीक है, शुक्ल जी का जो आदिकाल है वो वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल इसको बताया है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये भारत की भाषा समस्या नामक पुस्तक से लिया गया है। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। ये हिंदी जाति का साहित्य नामक पुस्तक से है। आगे वास्तव में हमारा आधुनिक काल शुक्ल जी के पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल का विकास है और उत्तर मध्य काल आप जानते रीति काल को कहते हैं, इसका निषेध है। ठीक है, वास्तव में जो हमारा आधुनिक काल है वो क्या है? भक्ति काल का विकास बताया है। रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है और भारतेंदु युग को यानी कि आधुनिक काल को इन्होंने नव जागरण काल कहा है। और वो कहते हैं कि जो आधुनिक काल है वो क्या है? भक्ति काल का विकास है, लेकिन मध्यकाल जो रीति काल है उसका पूरी तरह से निषेध है। ये हिंदी जाति का साहित्य पुस्तक से लिया गया है। आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी राज की देन नहीं मानते हैं आधुनिकता को। इसका विकास इस राज के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ है। वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है, वह पुराने साहित्य की सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर विकसित हुआ है। ये भी हिंदी जाति का जो साहित्य पुस्तक है वहां से पंक्ति ली गई है। आगे भारत के अन्य जातीय प्रदेशों की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के लोगों में जातीय चेतना का क्या है? अभाव मिलता है। वे इसलिए नहीं है कि इनमें देशभक्ति बहुत ज्यादा है, वरन इसलिए है कि यहाँ जाति बिरादरी के बंधन अभी बहुत मजबूत हैं और जनपदीय अलगाव काफी है। इसके अलावा धार्मिक विद्वेष से जनता विभाजित है। साहित्य में हिंदी उर्दू का जैसा भेद है वैसा भेद अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। अगर हमारा देश भी जातिवाद में नहीं बटा हो, है ना, तो गारंटी के साथ कह रही है इसके जैसा महान देश कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो जातिवाद ने कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत ही पीछे कर दिया है और परंपरा का मूल्यांकन, और उससे ज्यादा पीछे कर दिया है सभी सरकारों ने जो अपने फायदे के लिए जातियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा अपने एक निबंध में लिखते हैं कि 20वीं सदी में हिंदी भाषी जनता ने 3 महान साहित्यिक विभूतियों को जन्म दिया। कथा साहित्य में प्रेमचंद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों विभूतियां क्या हैं? एक दूसरे के पूरक बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी ये क्लास समाप्त होती है यहीं पर। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, हाइप कर देना।
और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। इसके अलावा सुबह की क्लास हमारी 10 बजे आती है, जो कि आपका रिवीजन चल रहा है। अभी आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी क्लासेस है, रिवीजन चल रहा है, ज़रूर देखा करो। और शाम को भी हम कोशिश करेंगे कि कल से हम कुछ प्रैक्टिस सेट ही लेकर के आएँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वन लाइनर में कुछ नए-नए प्रश्न पढ़ने हैं या फिर उम, एमसीक्यू टाइप में पढ़ रहे हैं ना? वैसे तो कोशिश करूँगी कि एमसीक्यू ही करवाऊँ मैं आपको, देखते हैं चलो क्या करवाते हैं।